हेलो बच्चों, आपने मेरी पिछली वीडियो में दादी माँ चैप्टर की व्याख्या को सुना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी इस अगली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका आंसर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठीं। शायद ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़ा जाना, रामी चाची की घटना आदि सभी उसको याद आ जाती हैं। अर्थात अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि लेखक जो है वह दादी माँ की अपनी कौन कौन सी बचपन की उनको जो घटनाएं हैं वो याद आती हैं। तो हम इसके उत्तर को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि जब लेखक को यह पता चलता है कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए उसे हर पलों की याद, हर घटना की याद आ जाती है। नंबर 1, जो बचपन में लेखक जो थे वो झाग भरे जलाशयों में नहाते थे। उन्हें वो झाग भरे जलाशय की घटना याद आ जाती है कि जब गांव में क्वार के मौसम में गांव के जलाशयों में वो जंगली घास जो है वो सड़ जाती थी और एक विचित्र सी गंध आ जाती थी और जलाशय का जो पानी था वो झाग से युक्त हो जाता था, तो वह उसमें किस तरह से कूदकर नहाया करते थे। और जब वे उसमें नहाने के साथ साथ जब वो बीमार होते थे तो उनकी दादी माँ दिन रात उनकी किस तरह से सेवा किया करती थी, बार बार उनको छूकर उनका बुखार देखती थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी और उनको जो है विभूति लाके, एक अदृश्य शक्ति की कोई विभूति में उनका बड़ा विश्वास था, वो लाकर उनके माथे पर लगाती थी और उनके मुंह में भी उनको खिलाया करती थी। तो वो सारी घटनाएं लेखक को याद आ जाती हैं और उन्हें फिर किशन भैया की शादी का सारी घटना उन्हें लेखक को अच्छे से याद आती है कि किशन भैया की शादी पर भी दादी माँ ने सभी कार्यों को अपने हाथों से किया था। और जो उनके गांव में एक प्रथा थी कि शादी से 4-5 दिन पहले रात को सब औरतें जो हैं वो एक गाना गाती थी और एक नाटक प्रस्तुत करती थी जिसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक सारे जो दृश्य थे वो सब नाटक में करने होते थे। तो लेखक को किशन भैया की शादी की सारी घटनाओं का विस्तार से उन्हें सारी वो घटनाएं उनको याद आ जाती हैं कि उस समय पर जब वो नाटक किया जाता था तो उस नाटक में पुरुष जो थे उनको अनुमति नहीं होती थी, लेकिन वो लेखक जो है वहाँ पर चादर ओढ़कर सो गए और फिर पकड़े गए। तो लेखक को वह सारी घटना बहुत अच्छे से याद आ गई और उन्हें एक रामी चाची की घटना बहुत अच्छे से याद आ गई कि रामी चाची ने मेरी दादी से उधार लिया था और जब दादी को पता चला कि रामी चाची की बेटी की शादी है तो उन्होंने उसका उधार भी माफ़ किया और उसको ऊपर से कुछ अलग से पैसे भी दिए कि तुम अपनी बेटी की शादी इससे अच्छे से करना, कोई कमी ना रहे। तो इस तरह से लेखक को अपनी दादी माँ की सारी बातें याद आ जाती हैं। प्रश्न 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि जो उनके मित्र थे, कपटी मित्र थे, स्वार्थी मित्र थे और शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ ने जब मना भी किया लेखक के पिताजी को कि आप इतना खर्चा मत करो, तो लेखक के पिताजी ने बेहिसाब खर्चा कर दिया और यह संपत्ति घर की नहीं थी, सब लेखक के पिता ने कर्ज में ली थी। तो इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष थे जो हमें सभी अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ का अंदर जो सेवा भाव था। नंबर 2, संरक्षण। नंबर 3, उनके परोपकार की भावना। नंबर 4, उनका सरस स्वभाव। यह सारा पक्ष दादी माँ का सब बहुत ही अच्छा था और यही कारण था कि दूसरों का मन जीतने में दादी माँ हमेशा सफल रहीं। लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उनकी सेवा करना, रामी चाची का कर्ज माफ़ कर देना और उनकी बेटी की शादी के लिए उनकी सहायता
करना। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी माँ ने दादाजी की आखिरी निशानी अपना कंगन भी उन्हें दे दिया। तो यह सारी बातें दर्शाती थी कि दादी माँ का जो स्वभाव था वो हमेशा दूसरों की मदद करना रहा है। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता जो है वह सबसे अच्छा लगता है। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। क्वार, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। आषाढ़, भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा। माघ, अत्यधिक सर्दी। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किसी मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड लगती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर और सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मेथी, मटर, फूल गोभी, मूली अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, अंगूर जैसे फल खाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। तो बच्चों, इससे ये समझ में आता है कि गर्मी का मौसम तो आपको अच्छा लगता नहीं होगा, क्योंकि टिंडा, तोरई, घिया तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अच्छा लगता है। आप बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या टिंडा, तोरई, घिया आपको खाना अच्छा लगता है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम की सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अनुमान और कल्पना। बच्चों, ये आपके बड़े प्रश्न उत्तर हैं। मैं इन्हें एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। बच्चों, ये है कि गांव के जो लोग होते थे हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनके घर में कोई शादी है, उन्हें मकान बनवाना है, या बच्चों की फीस है, या किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें बहुत अधिक खर्चा होगा, या किसी को पशु खरीदना है, या किसी को खेती के लिए ज़मीन खरीदनी है, या किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो उसका सारा मृत्यु के बाद को जो सारा क्रियाकर्म होता है वो सब में जैसे उन सब के लिए गांव के लोग ऋण लिया करते हैं। और यह ऋण जो गांव के लोग हैं जमींदारों से, साहूकारों से लेते हैं, जिसके बदले में वो अपना मतलब इनकी ब्याज भी देते हैं और उन्हें कुछ बैंकों से, सरकार के विभागों से, डाकघर से भी अब तो ऋण मिलने लगा है। नंबर 2, घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। अपने और मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय पर बात कीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया गया है। बच्चों, जो इस लाइनों में है कि जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, या सन से सफ़ेद, जो सा, सी और से शब्द का प्रयोग किया गया है, अक्षर का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है समानता। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखिए आप बच्चों। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। फूल सी कोमल यानी फूल के समान कोमल, समानता का बोध इसमें प्रतीत हो रहा है। कोयल की मिश्री सी बात यानी मिश्री सी गीत अर्थात मिश्री के समान गीत, यानी कोयल बहुत मीठा गाती है तो उसका गीत हमें कैसा लगता है, मिश्री के समान मीठा।
यह फल शहद सा मीठा, यानी यह फल इतना मीठा है कि हम उसकी जो समानता किससे हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, शहद के समान मीठा। यह पत्थर सा कठोर है, पत्थर के समान कठोर है। बच्चे का गाल सेब सा लाल है, सेब के समान लाल है। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। माँ ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। तो बच्चों, ये आपके बड़े क्वेश्चन आंसर भी हो गए। इसमें नीचे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, तो इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।